हेलो एवरीवन। तो देखो 11 का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आईएससी ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन अक्रॉस द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। पॉज करो, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ ने फर्स्ट लॉ दिया था, 3 लॉ दिया था इन्होंने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट जो मूव करते हैं उनका इसने ऑब्जर्वेशन किया था। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या है इनका, लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है जी, तो ये क्या बोला था कि ऑल प्लैनेट मूव around the sun in elliptical orbit having sun at one of its focus of orbit। ठीक है, तो इसमें क्या बोला था, अगर प्लैनेट मूव कर रहा है ऑर्बिट में, अगर सन को फोकस ले लेता हूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनो जी। ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट वन ऑफ द फोकी। तो ये तुम्हारा फोकस है। जब इलिप्स पढ़ाऊंगा ना तो समझ में आएगा, 2 फोकस होता है। ठीक है, तो एक फोकस को सन मान लिया और प्लैनेट मूव कर रहा है ऑर्बिट में, तो ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ नहीं। ठीक है ना, उसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, उसको बोलते हैं। जैसे पचका हुआ सर्कल होता है ना, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। नेक्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरियाज, ये स्टेटमेंट याद रखना है, आएगा एग्जाम में। लिखो अ लाइन ज्वाइनिंग, जान दो, any planet to sun sweeps out equal area in equal interval of time, in equal times. That is aerial velocity of planet remains constant। ये स्टेटमेंट याद होगा तुमको सानवी? इसका मतलब समझाता हूँ। यहाँ से अगर मान लो A से B पॉइंट जाने में 10 मिनट लगता है और C से D जाने में भी 10 मिनट लगता है, तो अगर टाइम सेम होगा ना तो एरिया भी सेम होगा। ये फाइंड करेंगे तो देखने से लगता है ना कि एरिया ये ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। मतलब कोई भी प्लैनेट मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो जो एरिया फॉर्म करेगा तो सेकंड थर्ड पॉइंट के लिए भी सेम एरिया जो फॉर्म होगा वो सेम टाइम में फॉलो होगा। यही इसका मतलब, समझा ना? ये सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हो गया। नेक्स्ट है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पीरियड्स। इसको केपलर्स लॉ बोलते हैं जी। केपलर्स 3 लॉ, उसने 3 लॉ दिया था। तो इसने क्या बोला कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली proportional to cube of its mean distance। mean distance from the sun। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के बराबर होगा। समझा? मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जब टाइम लग रहा है T1, ठीक है, और इसका रेडियस है R1।
इसका टाइम t2, रेडियस है r2, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर r क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, तो t1 स्क्वायर अपॉन r1 क्यूब इक्वल टू t2 स्क्वायर अपॉन r2 क्यूब लिख सकता हूँ। टाइम को साथ में करना तो कर लो, t1 बाई t2 स्क्वायर इक्वल टू r1 बाई r2 का क्यूब। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी नमन। तो डेरिवेशन ऑफ केपलर्स लॉ, तो अभी हम लोग उसको डिराइव करते हैं। हम लोग डेरिवेशन ऑफ केपलर्स लॉ, ठीक है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ के बारे में पहले बताता हूं। केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है जी। ये आपका इलेक्ट्रिकल पाथ है, ये आपका सन है यहाँ पे। तो इसका एक पॉइंट है P जो प्लेनेट मूव कर रहा है P से, इसका वेलोसिटी V है, ठीक है, हैविंग मास m, मास यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका रेडियस r है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन बताया था, L इक्वल टू r क्रॉस P, ये याद है। ये जब लीनियर मोशन में मूव करता है तो मोमेंटम P होता है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और L क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला याद किया तुम लोग? नहीं। तो देखो ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है यहाँ पे जब सर्कुलर पाथ या इलेक्ट्रिकल पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो, ठीक है। तो r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट विद द सन, ठीक है। तो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी स्टेटमेंट लिख लो, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स ऑलवेज लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसका ऑर्बिट हमेशा एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट है केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ, ठीक है। तो केपलर सेकंड लॉ में क्या होगा, ये आपका एरिया है A प्लस डेल्टा आर है, ये आपका P डैश है, ये P है, ये आपका डेल्टा आर है, ठीक है। तो ये सन है, तो एरिया क्या होता है जी, एरिया होता है 1/2 r इंटू डेल्टा आर, ठीक है ना। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेस और ये हाइट, ठीक है ना। ये तुम्हारा r हो गया और ये बेस डेल्टा आर, तो बेस इंटू हाइट एरिया देता है ना, ये ट्रायंगल का एरिया। समझा क्या नमन? ठीक है, तो बस लिख देना। फिर इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, डेल्टा ए इक्वल टू 1/2 r इंटू डेल्टा आर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t टाइम, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो r इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो इसको वेलोसिटी बोलते हैं ना जी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को, याद आया क्या? तो ये क्या आ जाएगा 1/2 r इंटू वेलोसिटी, समझा क्या? ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो डेल्टा a बाई डेल्टा टी, ठीक है। इस 1/2 m इंटू आर इंटू एम इंटू वी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, m इंटू वी को नमन मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी को, मोमेंट। तो 1/2 m इंटू आर इंटू पी, m तो नीचे है ना, तो r इंटू पी को क्या बोलता है, बराबर। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया ना एंगुलर मोमेंटम, तो dA बाई dt क्या आ गया जी, कांस्टेंट। तो प्रूफ हो गया ना। तो देखो यही बोलता था ना कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया। चलो लिख लो, ये वाला सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए आएगा। नेक्स्ट देखो केपलर्स थर्ड लॉ,
केपलर्स थर्ड लॉ। इसमें क्या बोलते हैं जी कि अगर कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है ना, किसके तरफ, सेंटर की तरफ। ये मान लीजिए अर्थ है, ये यहाँ पे जो मूव कर रहा है वो स्मॉल मास एम है, हैविंग रेडियस आर। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसको जी एम अपॉन आर स्क्वायर बोलते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ये पढ़ा था कहीं 9th 10th में था ना ये तुम्हारा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, समझा ना। दोनों को इक्वल किया, अभी जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो, स्मॉल एम, तो जी एम अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल, वी स्क्वायर। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, इनका बीच डिस्टेंस आर है, तो इसको F इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और यही फोर्स को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसकी तरफ लग रहा है, उसका वैल्यू क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों को इक्वल करके, समझा। तो कैंसिल करके ये अरेंज करके लिख लिया हो, यहाँ तक क्लियर है ना। और नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो पूरा सर्कमफेरेंस के बराबर होगा ना, तो 2 पाई आर बाई टी इज इक्वल टू वी। यहाँ तक क्लियर है, ये समझा क्या तेरे को। तो ये v का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा 2 को, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये सेकंड ले लो, इसके अंदर डाल दो, तो क्या मिलेगा जी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, आर है ना, आर इक्वल टू वी के जगह, वी स्क्वायर की जगह पे क्या डाल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई जी एम। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। प्रूफ हो गया ना, के क्या है तुम्हारा 4 पाई अपॉन जी एम, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। ये समझा, यही भी प्रूफ कर दिया। उसने बोला था ना के प्लस ने कि टाइम का स्क्वायर जो होता है रेडियस के क्यूब के बराबर होता है, समझा क्या। लॉ ऑफ पीरियड इसको बोलते हैं, लिख लो प्रूफ। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो पूरा, क्या बोला था जी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two material particles is directly proportional to product of masses of particle and inversely proportional to a square of the distance, between them, ठीक है। It acts along joining the two particles, so it acts line joining two particles, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे अगर ये आपका लाइन है, यहाँ पे m1 है, m2 है, यहाँ का बीच का डिस्टेंस r है, तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसने क्या बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हटाऊंगा तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है F इक्वल टू जी
m1 इंटू अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये लिख लो। जी नेक्स्ट है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसकी वैल्यू कम होता है, इसलिए हम लोग को फील नहीं हो रहा। ये डस्टर और मेरे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन उसका वैल्यू बहुत कम है, इसलिए फील नहीं होता ना। तो पूरी दुनिया में लग रहा है। इट एक्सप्लेन्स मोशन ऑफ हेवनली बॉडी। इट, तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है, उसके में ये इफेक्ट दिखता है। ही एक्सप्लेन्स मोशन ऑफ हेवनली बॉडी। हेवनली, ठीक है। पार्टिकुलरली दैट ऑफ द प्लैनेट मूव्स, पार्टिकुलरली दैट ऑफ planets, moon and sun. Third क्या? Prediction of solar and nuclear eclipse on the basis of law come out in perfect agreement. Argument या agreement. ठीक है, जो इलिप्स होता है ना, सोलर इलिप्स, लूनर इलिप्स, तो इसके कारण ही होता है जी। The prediction of solar and lunar eclipse on basis of law come out in perfect agreement with actual observations. पॉज करो, जान दो, लाइट ऑन करो। चलो नेक्स्ट देखो। टाइड्स आर फॉर्म्ड इन ओशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड ओशन वाटर। मुझे पता था ना, समंदर की लहरें जो आती है, तो ये ग्रेविटेशनल लॉ के कारण ही होता है। ठीक है ना, मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो टाइड्स आर फॉर्म्ड इन ओशंस due to gravitational attraction between moon and ocean of water। ठीक है, फिफ्थ देखो, the prediction about orbit and time period of artificial satellite made on the basis of law। ठीक है, साइंटिस्ट लोग जब प्लेनेट या कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना जी, तो ऑर्बिट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा ऑर्बिट में भेजना है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे लगाते हैं। ठीक है, तो लिख लो, द प्रेडिक्शन ऑफ अबाउट ऑर्बिट and time period of artificial satellite made on basis of law are found to be correct। चल लिख लो। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकालोगे ना तुम लोग, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
तो एफ इक्वल टू क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट निकालना है, तो जी इक्वल टू क्या आएगा बताइए, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यूनिट क्या होगा जी इसका बताओ, एफ का यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आर का मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। तो 1 kg से 1 kg कैंसिल, 1 m से नहीं m क्यूब हो जाएगा ना अपॉन केजी पर सेकंड स्क्वायर, ये जी का यूनिट आएगा बराबर ना, अरे डिवाइड में ना नीचे आएगा। अभी इसका डायमेंशन निकालना है, तो क्या आएगा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो जी इक्वल टू एल क्यूब एम का केजी का एम टाइम का स्क्वायर। तो ऊपर में लेंगे तो क्या आएगा एम का पावर -1 एल का पावर 3 टी का पावर -2। ठीक है लिख लो। अभी देखो ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा है हैविंग रेडियस कैपिटल आर मास स्मॉल एम, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है F इक्वल टू जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ पुल हो रहा था, उसका फोर्स एम जी लगेगा, समझा ना। तो ये एम एम कैंसिल, ये वाला, तो जी इक्वल टू क्या आया जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जान दो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब कांस्टेंट है ना, जी का वैल्यू 6.67 10⁻11 होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6500, 6 × 4⁻24 होता है 4। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। ये सब तो दिया रहेगा, याद नहीं तो कोई बात नहीं, सब डालोगे आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। चलो शांत बैठो, अभी आगे नहीं लगा। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट को अब की है कंपटीशन ऑफ मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है जी बताओ, स्मॉल जी का फॉर्मूला भी क्या बताया था, मास ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से अगर मास निकालना है तुम्हें तो एम इक्वल टू जी इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो ये वैल्यू डाल दो, जी का 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 है ना, तो किलोमीटर में करोगे 6400। ये कैलकुलेट करोगे तो 6 × 10⁻24 kg आएगा मास ऑफ अर्थ। अभी देखो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³ इनटू रो डेंसिटी, ये मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, तो इक्वल कर दो, दोनों मास है ना, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, चाहे ये वाला फॉर्मूला को इक्वेट कर सकते हो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है जी इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी 4/3 πr³ इंटू रो। समझा जी सनिया? तो एक बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से रो निकाल दो, रो, तो रो इक्वल टू क्या मिलेगा, रो इक्वल टू इधर आ जाओ 3 × जी अपॉन कैपिटल जी पाई इंटू आर ई, ये आपका डेंसिटी ऑफ अर्थ मिल जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट देखो
वेरिएशन ऑफ जी जी ड्यू टू एल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड, ड्यू टू एल्टीट्यूड। अगर अर्थ के ऊपर मैं जाऊंगा हाइट एज से तो कितना वैल्यू वेरी करेगा। ये आपका अर्थ हो गया, इसका रेडियस आर हो गया, ये आपका पॉइंट पी है अर्थ से, हैविंग हाइट एज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये ओ सेंटर है, ये आपका अर्थ है। तो शांत बैठो। तो एम जी इक्वल टू क्या है, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ध्यान से सुनो, ये सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो अगर मैं हाइट एज से उठाऊंगा ऊपर तो ये जी डैश में चेंज आएगा, तो जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर होगा। ये समझा किसको, ये किसको किसको समझा, समझा। अभी डिवाइड करना है, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, क्या मिलेगा जी, एम जी डैश बाई एम जी इज इक्वल टू जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या मिला, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा ना, तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ क्लियर है सबको। तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये समझा नमन, ये कॉमन कैसे लिया, इसके बाहर लूंगा तो स्क्वायर रहेगा ना, समझा क्या, तो ये कैंसिल, तो g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर क्या है 2, इसके ऊपर पावर लूंगा तो g इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2। क्या क्लियर है। तो बाइनोमियल का एक रूल है, 12th में पढ़ोगे, ये जो पावर होता है ना यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई होगा। पावर क्या है बेटा, पावर क्या है, समझो, लिख दो।